हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए लास्ट वीडियो जो कि मैंने प्रीमियर चलाया था, ये वीडियो भी प्रीमियर ही चलेगा। आप मेरे से सवाल पूछते जाएंगे, मैं उसका यथासंभव उसी समय आंसर देने की कोशिश करूंगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक आध बच्चों ने मेरे को कहा कि सर वीडियो को थोड़ा जूम करें। देखिए बच्चों, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिस पर्टिकुलर फोकस से मैं काम कर रहा था वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, देखो ऑप्शन आता है, आप देखेंगे कि अगर नेटवर्क स्लो होगा तो फिर YouTube आपके वीडियो क्वालिटी को कम करके 144 240 पिक्सल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप उसी वीडियो को 480 पिक्सल या 720 पिक्सल के अंदर चलाते ना बच्चों, वो वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता। लेकिन तो भी मैं उनकी बात को मान रहा हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड का साइज़ जो है वो अलग नज़र आ रहा होगा। बोर्ड भी चेंज कर लिया है और कैमरे को भी थोड़ा पास कर लिया है। चूँकि मैं अकेला ही रिकॉर्ड करता हूँ, कोई दूसरा नहीं है, तो कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकता ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब अगर मेरे को जूम करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, तो फिर जूम कहाँ से करूँगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए, लेकिन आज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो क्वालिटी में और सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि उनमें भी कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं थी, आपको बस पिक्सल साइज़ को चेंज करना था, लेकिन आपने कहा, मैंने माना। ऑल राइट, चलिए तो आज का टॉपिक चालू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है बच्चों? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक रिजल्ट जो हमें मिले, प्रायोगिक परिमाण जो मिले, उनका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, उसने कौन से फिनोमिना को अडॉप्ट किया, कौन से फिनोमिना को मान करके काम किया। तो सीधी सी बात है, आइंस्टीन को कणिका सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत तो असफल हो चुका था। तो फिर आइंस्टीन ने कौन से सिद्धांत को माना? कणिका सिद्धांत को माना। और कणिका सिद्धांत में किसका यूटिलाइज किया? तो उन्होंने बोला कि प्लांक ने बहुत अच्छा काम कर रखा है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने अपना प्रकाश विद्युत समीकरण दिया। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जब बनाया उन्होंने, इसी के साथ में एक और वैज्ञानिक है, ये नाम आपने सुना होगा, मिलिकन। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था मिलिकन को क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए, तो मिलिकन ने भी उनकी बहुत मदद करी और आइंस्टीन और मिलिकन ने दोनों ने मिलकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में एक बहुत अच्छा खासा रोल निभाया है। चलिए आज अपन पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए होता क्या है, ये क्या चीज़ है। तो आइंस्टीन जब इस चीज़ को समझा रहे थे तो उन्होंने बोला कि जब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो इसे फोटोन के रूप में देखा जाना चाहिए। फोटोन क्या होता है? आंसर है ऊर्जा के बंडल होते हैं। ठीक, और इस फोटोन थ्योरी को कहाँ से लिया? तो मैक्स प्लांक से उन्होंने लिया। चलिए, तो प्लांक की थ्योरी क्या थी, तो हम समझिए इस चीज़ को कि आइंस्टीन ने प्लांक की थ्योरी को यूज़ किया। तो सबसे पहले तो हमें प्लांक की थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाइए नहीं समझाइए। चलिए, तो आइंस्टीन ने प्लांक की थ्योरी में क्या यूज़ किया? तो आइंस्टीन ने बताया कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण प्लांक के कौन से सिद्धांत पर बच्चों? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी
स्रोत या फिर पिंड द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सदैव ऊर्जा के विविक्त बंडलों के रूप में होता है। रूप में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फोटोन कहा जाता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। यह किसने बताया था? ये प्लांक ने बताया था ये वाला काम, ठीक है। और फिर जब हमने फोटोन के बारे में कुछ पढ़ा था, लास्ट वीडियो आपने देखा है ना, फोटोन के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ये किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने ही बताया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो चीज़ भी आनी चाहिए, तथा फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा जो है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती है। ये एक फोटोन की ऊर्जा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो E बराबर फिर क्या होना चाहिए था? आंसर है h न्यू होना चाहिए था। h क्या है? प्लांक नियतांक है, आप सभी को पता है। ये हमारे लिए एक तरीके से समीकरण नंबर 1 है कि किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। आंसर है h न्यू, जहाँ h आप क्या लिखेंगे? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। और इस प्लांक नियतांक का मान कितना? लास्ट टाइम बताया था 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है। ये प्लांक नियतांक का मान होता है। अब तक तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया ये। चलिए, तो ये प्लांक की थ्योरी थी, जिसका किसने उपयोग किया? आइंस्टीन ने उपयोग किया। इतना ही था। चलिए, अब आगे आइंस्टीन ने इसको क्या समझाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या समझाया, वो रोल समझते हैं। तो आइंस्टीन बोलता है कि ये जो फोटोन की ऊर्जा है ना, ये फोटोन किसके ऊपर आ रहा है वो समझिए। तो ये फोटोन किसी धातु सतह पर आ रहा है ना। तो यहां से तो आया फोटोन, ये फोटोन आया, और फोटोन के पास में ऊर्जा कितनी है? E, ठीक। ये फोटोन किससे टकराया? धातु सतह से टकराया। तो इस फोटोन के पास में जो ऊर्जा है वह 2 कार्य संपन्न करती है। कितने कार्य संपन्न करती है? 2 कार्य संपन्न करती है। पहला, इस धातु सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक फोटोन आया, तो एक फोटोन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित मानी जा सकती है। तो एक फोटोन जो है वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को किसको दे देता है? धातु सतह में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, और वो ऊर्जा किससे ज़्यादा होनी चाहिए? धातु के कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो ठीक। तो हम बोलते हैं कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो पहले तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाता है? धातु की सतह पर ऊपर की ओर आ जाता है। क्या वो सतह से ऊपर की ओर बैठ गया, बाहर निकल गया सतह से। फिर अब लेट सपोज करना कि इस धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझिए इस चीज को, और ये फोटोन की ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में। तो सतह से बाहर निकल गया। अब कितना बच गया? तो अब बोलते हैं कि फोटोन की अब जो बची हुई एनर्जी है कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से घटा दो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, 4 वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके पास में गई? आंसर है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना उसके पास में चली जाती है। किसके रूप में? इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ये जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है बच्चों, वह 2 कार्य संपन्न करती है। पहला, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में,
धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितनी ऊर्जा चाहिए? कार्यफलन के तुल्य। दूसरा, उस बाहर या उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ताकि वो एनोड तक तो पहुंचे। ठीक है, तो पहला क्या काम करना है? धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसको क्या प्रदान करना? अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करना। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पर आइंस्टीन का काम है। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा दो कार्य संपन्न करती है, या फिर कुल ऊर्जा दो कार्य में व्यय हो जाती है। पहला क्या कार्य करती है? उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, जो कि धातु के कार्यफलन के तुल्य है। दूसरा, उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज किसने बताई है बच्चों? आइंस्टीन ने बताई है। चलिए, तो मैं लिख देता हूं इस चीज को, है ना। अब यहां से हम आइंस्टीन के बारे में बात करना चालू कर देते हैं। चलिए देखिए, तो आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा, और ये फोटोन किस पे आपतित हो रहा है? धातु सतह पर आपतित हो रहा है, आप सभी को पता है। तो आप कह सकते हैं कि धातु सतह पर आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा दो कार्य संपन्न करती है, और वो दो कार्य क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य ए लिख देते हैं, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वह होती है। जो कि धातु के कार्यफलन के तुल्य है, के तुल्य होती है। ये हमें पता चल गया। ठीक है, दूसरी, उसका शेष भाग क्या करता है? ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करता है? अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं एक भाग कार्यफलन फाई नॉट के अंदर चला जाएगा, दूसरा भाग गतिज ऊर्जा के ई मैक्सिमम में चला जाएगा। किसका? आपतित फोटोन की ऊर्जा का। इस चीज को उतारे बच्चों, जल्दी से इस चीज को जल्दी से उतारे। देखिए हो क्या रहा है, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि आइंस्टीन ने इतना समझाया कि आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करनी चाहिए। एक, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने का। ठीक है, यही तो बात है, मेन पॉइंट तो यही था। जल्दी से इस चीज को उतारे बच्चों। कुछ बच्चों ने तो मेरे साथ में उतार लिया होगा, है ना। जब भी क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का दिमाग जो है वो पढ़ने में कम और उतारने में ज़्यादा होता है। तो बोर्ड पे सर लिख रहे हैं हाथों हाथ उतार डालो। ठीक है, चलिए ऐसा मत कीजिए बच्चों। अब तो घर पे ही बैठे हो, अब किस बात की जल्दी? अब तो घर पे जाने की जल्दी है ही नहीं, इतने दिनों से घर पे ही तो बैठे हो। ऑलराइट, चलिए तो ये हो चुका है।
ओके, अब हम इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। हालांकि ये सवाल जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आता है, इससे बड़ा सवाल चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं बच्चों। देखिए, अब अपन समीकरण को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है आपतित फोटोन की ऊर्जा, चलो मैं लिख देता हूं। अर्थात क्या हो रहा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा जो कि क्या है E, वो 2 भागों में विभक्त होनी चाहिए। पहला भाग धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, दैट इज फाई नॉट। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसको गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करना, के ई मैक्सिमम। इन 2 चीजों में ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप ये मान के चलेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। अब इस रामायण को आगे बढ़ाते हैं, जो आप सभी को पता है कैसे बढ़ानी चाहिए। चलिए, आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके अकॉर्डिंग, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग, दैट इज एच न्यू। कार्यफलन हम डिस्कस कर चुके हैं, एच न्यू नॉट होता है। और गतिज ऊर्जा आप सभी को पता है 1/2 mv² होना चाहिए। और गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो फिर mv² मैक्सिमम, सीधी सी बात है। चलिए इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आए, तो ये क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 mv² मैक्सिमम। मेरे को ये बताओ बच्चों, ये न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, ये न्यू और ये न्यू नॉट क्या है, जल्दी से ये बता दीजिए। पहले न्यू क्या है, पहला वाला न्यू, वी लिख करके आप बता सकते हैं क्या है ये, आपतित फोटोन की आवृत्ति। न्यू क्या है, आपतित फोटोन की आवृत्ति। न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति फिक्स होती है, आपतित फोटोन की आवृत्ति चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा प्रकाश आपतित कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्यू नॉट है, दहली आवृत्ति, ये फिक्स होती है। ये कार्यफलन की प्रॉपर्टी, और कार्यफलन धातु पर निर्भर करता है, जो कि नियत है। ठीक है, क्योंकि हम धातु चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब एच को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 mv² मैक्सिमम। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसे क्या कहते हैं बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है कई बार तो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आपको इतना ही लिखना था, काम हो गया। ठीक है, आप चाहें तो फिर उसको एलोबरेट कर सकते हैं, क्या भाई, जहां लगा करके, जहां। अब ये इंप्रेशन वाली बात है कि अब आप जो है एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन डाल रहे हैं। इंप्रेशन कैसे डाला आपने, तो आपने बोला न्यू क्या है, आपतित फोटोन की आवृत्ति। क्या है ये, आपतित फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, न्यू नॉट क्या है, फोटोन की ऊर्जा, सॉरी दहली आवृत्ति, सॉरी बच्चों, दहली आवृत्ति। और V मैक्सिमम क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, अधिकतम वेग। डन हो गया ये।
तो ये इंप्रेशन आपने डाल दिया यहाँ से, ये तो लिखा जो उसने पूछा था 1 नंबर के लिए, और ये आपने अपना इंप्रेशन वहाँ पर डाल दिया कि इतना करके आ गया। ये बहुत अच्छा तरीका है मार्क ग्रैब करने का। देगा तो इसमें भी 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर, 1.5 नंबर नहीं देने वाला, लेकिन कम से कम आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन उस तक पहुँच जाएगा कि बच्चे को पता है कि वो क्या लिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हो चुका हमारा। अब इसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं, मतलब इसे और हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि ये जो गतिज ऊर्जा है वो निरोधी विभव पर डिपेंड करती है। इक्वेशन लिखा था हमने, याद आ रहा है, EV0, याद आ रहा है ना, गतिज ऊर्जा को लिखा था, नहीं लिखा था EV0, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। फिर हमने लिखा हमें पता है, हमें पता है क्या भाई, क्या पता है आपको, तो हमने लिखा ये जो KE मैक्सिमम है ना, जिसे हम ½ mv² मैक्सिमम लिख रहे हैं, ये किसके बराबर होती है, EV0, जहां V0 क्या है, निरोधी विभव है। V0 क्या है, निरोधी विभव, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इस चीज को यूज करूं तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अतः क्या हो जाएगा, h⁻μ0 बराबर होगा ½ mv² मैक्सिमम के और बराबर होगा EV0 के। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो या तो ½ mv² लिख दो या फिर EV0 लिख दो, बात एक ही है, ये डिपेंड करता है ना। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमें ये वाला यूज़ करना है फिर या फिर ये वाला यूज़ करना है। वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि सवाल में हमें डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो h⁻μ0 इज इक्वल्स टू EV0 भी लिख सकते हैं, h⁻μ0 इज इक्वल्स टू ½ mv² भी लिख सकते हैं। दोनों ही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है। जब एग्जाम में पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगा इतना ही लिख करके आए, अगर आप ये पूरा लिख के आ रहे हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है ये। ठीक है, चलिए फिर लिख लीजिएगा, यहाँ V0 क्या है बच्चों, अंतक विभव या फिर निरोधी विभव, अंतक विभव या फिर निरोधी विभव। डन हो गया। चलिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इतना कर लीजिएगा। अब अपन नोट लगा करके लिखेंगे, अब सारे पॉइंट क्या बना करके लिखेंगे, NOTE लगा करके लिखेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको इतना ही समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए इसे जल्दी से। ये अच्छे से अच्छा पार्ट हो गया एग्जाम में 2 नंबर का सवाल करने के लिए भी, इतना लिख दिया, बहुत अच्छा है। अब हम वो काम कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से या फिर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में 1-1 नंबर के भी सवाल जहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कर लिए, ऑलराइट। आप सभी का सपोर्ट जो मिल रहा है इस चैनल को बच्चों, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके अलावा और कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप जो लोग कर रहे हैं इस चैनल के लिए, उसके लिए मतलब मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि हाँ, बच्चों ने वाकई में इस चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उतना काम कर पाऊँ। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है वो समझिए। देखिए, अब पहला नोट लगा करके लिखें। पहला नोट क्या, इसके हम समीकरण और लिख रहे हैं कि अप्रकाश विद्युत समीकरण को और कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते थे। तो सबसे पहला तरीका देखिए, हमने क्या लिखा है बच्चों वो समझिए। हम लिख रहे हैं h⁻μ0 इज इक्वल्स टू ½ mv² मैक्सिमम, ये हमें पता है। ठीक है, न्यू को आवृत्ति के पदों में, आवृत्ति में तो दिया हुआ ही है, इसे तरंगदैर्घ्य के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता, h न्यू c/λ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, c/λ0। आप सभी को पता है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या होता है, c/λ इज इक्वल्स टू आवृत्ति होता है। पता है नहीं पता, सभी को पता है। तो c/λ इसके लिए,
और c डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट न्यू नॉट के लिए। लैम्डा क्या है? आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा नॉट क्या है? आपतित फोटोन के लिए नहीं है, ये दहली तरंग दैर्घ्य है, सॉरी बच्चों, ठीक है। बराबर क्या होगा? 1/2 m v स्क्वायर मैक्सिमम। फिर c को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा? 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर मैक्सिमम। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इसे ऐसा भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब तरंग दैर्घ्य दिया हुआ होगा। फिर लिख दीजिए लैम्डा क्या है? आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा नॉट क्या है? दहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट और कैसे लिख सकते हैं? आंसर है ये जो आपने यूज़ किया है हाफ mv स्क्वायर, इसकी जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? EV नॉट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो हम वही काम कर रहे हैं, EV नॉट लिख रहे हैं। तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता था, HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल्स टू EV नॉट। ऐसा भी लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल में हम ये वाला फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट देखिए, सवाल है ये, क्या भाई सवाल समझिए और फिर आंसर दे पाए तो बहुत बढ़िया। सवाल क्या है वो मैं लिख रहा हूं। यदि आपतित फोटोन, समझिए, की आवृत्ति दहली आवृत्ति के तुल्य हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, क्या बोल रहा है? आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू किसके तुल्य हो? दहली आवृत्ति के तुल्य हो। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमने देखिए क्या बोलना है, हम बोल रहे हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर मैक्सिमम। बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? यही बोल रहे हैं। चलिए, न्यू बराबर न्यू नॉट, तो ये तो न्यू माइनस न्यू हो जाएगा, या फिर न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, जीरो आएगा नहीं आएगा? तो जीरो बराबर क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया देवताओं, इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? जीरो। इसका मतलब ये है सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा लेकिन फिर वो गति नहीं कर पाएगा। गति क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य मतलब उसका वेग भी शून्य होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल चुका है, लेकिन उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जीरो होगी। इस सवाल को मॉडिफाई करके कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको उल्टा कर दो, समझना। अब इसका दूसरा सवाल क्या आ सकता है वो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यदि धातु सतह से, लिखें इस चीज को, यदि धातु सतह से उत्सर्जित, यदि धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो, यदि धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो तो आपतित आवृत्ति क्या होगी? तो धातु सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति क्या होगी? क्या लिखेंगे? उल्टा। अब क्या बोल रहा है वो? गतिज ऊर्जा शून्य है, मतलब ये जीरो है। तो फिर आप ऐसा काम करेंगे, h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो।
h का भाग लगाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर क्या 0, इसका मतलब न्यू बराबर क्या बच्चों न्यू नॉट। तो आप क्या लिखेंगे, आपतित फोटोन की आवृत्ति किसके बराबर होगी, दहली आवृत्ति के तुल्य होगी। ऐसा भी हो सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, उल्टा पॉसिबल है इस चीज़ का। चलिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है और ये एक बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है जो कि अमूमन पूछा जाता है। ठीक है, अभी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव भी चल रहा है बच्चों, उसी समीकरण को हम समझने की कोशिश करते जा रहे हैं लगातार। ठीक, डन हुआ ये। अब चलो आगे काम करते हैं। आगे अब हमारे पास में क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणामों का सत्यापन। लिख लीजिए हेडिंग, टॉपिक डाल दीजिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या लिखना है आपको, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे भाई। तो देखो पहली चीज़ हमें क्या बताना था, हमें ये पता है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने ये पता लगा लिया था कि जो आपतित फोटोन की आवृत्ति है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। डन है ये बात, तो डन है। चलिए अब देखिए हम यहाँ से वो चीज़ प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं वो समझिए। तो पहला पॉइंट इसका, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है क्या, तो हमने लिखा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार। लिख लोगे इस चीज़ को, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार। क्या था भाई आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। डन। चलिए अब आप सभी को पता है इस चीज़ को। बच्चों ये बताओ, क्या किसी चीज़ की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? चांसेस नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है और हाफ एम वी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीज़न बताता हूँ। द्रव्यमान का खुद का एक गुण है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो सकता है और माइनस कभी नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं देखा होगा या फिर आप कभी भी नहीं बोलते होगे किसी दुकानदार को कि -2 किलो चीनी तोल दें, पॉसिबल ही नहीं है ना। -2 किलो नाम की कोई चीज़, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक संभव नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जो पता है वो यही पता है कि ऋणात्मक द्रव्यमान संभव नहीं है। ठीक है, तो हम तो अभी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो m हमेशा कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, वेग, अगर आप वेग को नेगेटिव भी मानते हो, क्योंकि वेग अगर आप सदिश मान करके चल रहे हो, चलो सदिश भी मान लिया एक बार के लिए, मान लिया, हालांकि यहाँ पे चाल यूज होगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो भी कैसा आएगा, प्लस का ही तो आएगा, क्योंकि वेग का स्क्वायर है वहाँ। ठीक है, हालांकि अपन वहाँ पे चाल यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। गतिज ऊर्जा में चाल का पद उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है। ठीक, एवं, तो हमने लिखा एवं, हमें क्या पता है, हम बोल रहे हैं कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम है, ये जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों की,
या तो वो ज़ीरो हो सकती थी जैसा अपन ने लास्ट केस में डिस्कस किया, या फिर वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी। ज़ीरो से कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, वो कभी माइनस ही नहीं हो सकती। ठीक है ये बात। चलिए, तो हमने लिखा कि इसका मान या तो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, ज़ीरो से। ठीक है, ज़ीरो के या तो बराबर है या ज़ीरो से ज़्यादा है, लेकिन ज़ीरो से कम संभव नहीं है। अगर ये हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा है। अतः h न्यू माइनस न्यू नॉट ये भी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसको ज़ीरो का भाग लगा दो, सॉरी ज़ीरो में भाग लगा दो, इसका ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब h माइनस सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब न्यू, इसको उठा करके दूसरी तरफ पलटो, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके, देहली आवृत्ति के। हम यही तो सिद्ध करना चाहते थे कि आपतित फोटोन की आवृत्ति सदैव देहली आवृत्ति से ज़्यादा या फिर देहली आवृत्ति के तुल्य होनी चाहिए। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। आइंस्टीन भी तो यही कह रहा है। चलिए तो लिख लेते हैं। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि आपतित फोटोन की आवृत्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव हेतु देहली आवृत्ति से अधिक अथवा उसके क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है, चलिए तो ये पहला केस था, मतलब पहली चीज़ जो हमने डिफाइन करवाई। फिर हमें उस प्रयोग में एक चीज़ और पता चली थी। क्या पता चली थी कि जैसे जैसे हम किसी धातु पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं, समझिएगा मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में हमने और क्या समझा था, जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो आवृत्ति किसकी, आपतित फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उसकी ऊर्जा क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ठीक, यहाँ से अपन वो सिद्ध करेंगे बच्चों, क्या होगा वो समझिए। ठीक, तो आइंस्टीन कहाँ से चालू हुआ, E बराबर फाई नॉट प्लस क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही तो था, इस चीज़ को समझना है ना। अब सपोज करो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अगर फाई नॉट, समझिए इस चीज़ को, अगर फाई नॉट का मान किसी निश्चित धातु के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, और उस पर आने वाला प्रकाश भी कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का हो, उस पर आने वाला फोटोन भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, तो फिर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाया जाए, फोटोन की ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, उसकी आवृत्ति को बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाई तो उसकी क्या बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी तो ये तो इस पे तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं, ये तो धातु सतह की प्रॉपर्टी है। तो फिर यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया क्या, 4 तो तभी आएगा ना, 3 तो ये खा गया, गतिज ऊर्जा क्या हो गई अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, आपतित फोटोन की ऊर्जा को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कार्यफलन में नष्ट हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को जो उत्सर्जित हुआ। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे आपतित फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कार्यफलन का उससे कोई लेना देना नहीं था, तो इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है। हम यही तो चाहते थे, आइंस्टीन भी यही चाह रहा है, आइंस्टीन ने भी यही बोला कि इसको बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। प्रयोग भी यही कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रयोग जो हमने बोला उसके रिजल्ट और आइंस्टीन का समीकरण दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी धातु हेतु, ये आइंस्टीन ने बताया है ना, किसी धातु हेतु उसका कार्यफलन क्या होता है बच्चों? नियत होता है। अतः आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाने पर सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है बच्चों? क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये दूसरी चीज भी हमने लिख दी। जल्दी से इस चीज को उतारें, जल्दी से इस चीज को उतारें, फिर इसके नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, और सिंपल है, समझ में आनी भी चाहिए। उतार लिया? चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रकाश विद्युत धारा की भी बात कर लेते हैं। ये तो डन हुआ। अब देखिए वो प्रयोग क्या कह रहा था। वो प्रयोग ये कह रहा था कि जैसे जैसे फोटोनों की संख्या को बढ़ाया जाए, फोटोनों की संख्या का लेना देना किससे है? प्रकाश की तीव्रता से। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए, धारा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, ये प्रैक्टिकल से हमें पता चला। ठीक है, लेकिन उस प्रयोग से ये भी तो स्पष्ट था कि तीव्रता को बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग कह रहा था। यही आइंस्टीन भी बोल रहा है बच्चों। आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाते हुए इस चीज को निश्चित किया कि, समझना इस चीज को, कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन उनकी ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब एक फोटोन की ऊर्जा अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर 100 फोटोन भी आ रहे हैं तो भी एक फोटोन की ऊर्जा तो 6 ही होगी। ठीक है, तो एक अगर मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर एक फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो ऊर्जा तो नियत रहती है। चूंकि एक फोटोन की ऊर्जा नियत रही तो फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। वो जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। ठीक है, इस चीज को समझिए कि तीव्रता को बढ़ाना इसका मतलब फोटोनों की संख्या को बढ़ाना, इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोनों की ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है, ये आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में लिखा, या आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाते हुए स्पष्ट किया। तो इसका तीसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या में क्या होती है?
वृद्धि होती है। लेकिन फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और अगर फोटोन की ऊर्जा ही परिवर्तित नहीं हुई, अगर ई, चलो वो तो मैंने मिटा दिया, अगर यहाँ पर ई ही चेंज नहीं हो रहा था तो फिर गतिज ऊर्जा के ई कैसे चेंज होगी, ठीक है। आता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या रहती है बच्चों? अप्रभावित रहती है। अप्रभावित रहती है या फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्रदर्शित किया। चलिए फिर चौथी चीज आप स्वयं लिखेंगे, ये तो उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, मेरे साथ में ही उतारे होगे, इतने होशियार बन चुके हो तुम, ठीक है। चलिए तो ये मेरे साथ में शायद उतार लिया होगा, चलो उतारो, जिन्होंने नहीं उतारा वो उतारे। डन हुआ? चलिए अब फोर्थ, इसी को ही अपन वापस से लिखेंगे लेकिन प्रकाश विद्युत धारा के लिए लिखेंगे। क्या लिखना है वो समझिए, समझना भी इस चीज को कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर, लिखें आपतित प्रकाश की, फोर्थ पॉइंट लिखना है, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। फोटोनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। जितने फोटोन आएंगे उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। तो आप लिखें फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। डन हो गया? आ रहा है। चलिए तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में हमने क्या करवा दी है? वृद्धि करवा दी। तो कुल मिलाकर के फाइनली आप लिख सकते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, ठीक। चलिए फिर उसने ये भी देखा बच्चों, समझना इस चीज को, लास्ट वाला पॉइंट है, आइंस्टीन ने ये भी समझा कि आप जब इस चीज को पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ रहे हैं, तो उसने ये महसूस किया कि इस प्रयोग में कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे फोटोन आता जा रहा है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता जा रहा है। कंडीशन अप्लाइड, आपतित आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फोटोन आया सतह पर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फोटोन आया सतह पर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो आइंस्टीन ने भी वही चीज़ का अनुभव किया कि जैसे जैसे फोटोन सतह पर आपतित होता जाता है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन भी उसी दर से निकलते जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की समयपश्चिता नहीं है। ये भी किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया, क्योंकि उसने भी उसी चीज़ को वैसे ही देखा था, ठीक है। ये बात तो हो गया मेरे हिसाब से, इतना ही हमें समझाना था, यही चीज़ हमारे रिजल्ट में भी आ रही थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, फोटोनों के आपतन और इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन में कोई समयपश्चिता नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव था जो किसने समझाया? आइंस्टीन ने समझाया। अब इसका एक ग्राफ और समझो बच्चों। ये ग्राफ हालांकि हम बना चुके हैं,
देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, अब एक नया नोट डाल करके लिख लो। क्या भाई, आप सभी को पता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या, ई वी नॉट, पता है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को देखते हैं वापस से। अगर मैं वी नॉट देखता हूँ, वी नॉट क्या, निरोधी विभव, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये एच में किसका डिवाइड आएगा, ई का भाग लगेगा नहीं लगेगा, बराबर क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट, सॉरी ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एच बाई ई को गुणा कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा ई इंटू न्यू माइनस एच बटा ई इंटू न्यू नॉट, हो गया क्या, वी नॉट के बराबर। चलो इसे एक बार और मैं लिख के देखता हूँ, इसे ऐसा लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूँ, फिर इसे ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बताओ भाई देवताओं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसा पूरा लिख दो, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए डन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, अगर मैं इसे तुलना करूं किसी सरल रेखीय समीकरण से, सरल रेखा का समीकरण आप सभी को पता होता है क्या भाई, y बराबर mx प्लस सी, होता है नहीं होता, अरे होता है नहीं होता देवताओं। तो जब आप इसकी तुलना करते हो, ऊपर वाले समीकरण की किसी सरल रेखा के समीकरण से तुलना करते हो और आप बोलते हो कि यदि किसी एक्स वाई ग्राफ में y अक्ष पर निरोधी विभव हो, y अक्ष पे कौन हो, निरोधी विभव हो, x अक्ष पर आवृत्ति हो, x अक्ष पे किसको, आवृत्ति को, आपतित फोटोन की आवृत्ति को, तो उस ग्राफ की, उस सरल रेखा के ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर होनी चाहिए, h डिवाइडेड बाई ई के, प्रवणता ढलान। दूसरा, ये जो c है ये नियतांक होता है जिसे हम बोलते हैं y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, क्या बोलते हैं इसे, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बोला जाता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये c का मान अगर धनात्मक होता, ये वैल्यू अंदर वाली प्लस की होती, तो वो अंतःखंड ऊपर की ओर कटता, अगर c का मान माइनस का है तो वो अंतःखंड नीचे की ओर कटेगा, और अगर c का मान 0 है तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो अगर समझना इस चीज को, ये y इस तरफ है समझिए और x इस तरफ है और c का मान 0 है, तो आप लिखेंगे y बराबर mx, मतलब y बराबर 3x, y बराबर 2x, y बराबर x, ऐसा। तो आप चाहे y बराबर 3x लिखें, 2x लिखें, 1x लिखें, कुछ भी लिख लीजिए। अगर y बराबर ऐसा है, y बराबर mx की सिचुएशन है, तो वो ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। हाँ, वो ग्राफ ऐसा जा सकता है, वो ग्राफ ऐसा जा सकता है, वो ग्राफ ऐसा जा सकता है, लेकिन गुजरेगा कहाँ से, मूल बिंदु से। कब गुजरेगा, जब c का मान क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये बात तो 0 होगा तो मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक, अगर c का मान प्लस का है, 0 नहीं है प्लस का है, तो फिर ये ग्राफ कैसे जाएगा, तो फिर ये ग्राफ कैसे जाएगा, तो हम बोलेंगे अगर c का मान प्लस का है तो फिर ग्राफ ऐसा ऊपर से, और ये होता है c का मान, ये दैट इज c, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। लेकिन अगर इसी c का मान ऋणात्मक है तो फिर ये ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसा। अब ये c आया, ये माइनस का, क्योंकि ये नीचे माइनस का y है, ऊपर प्लस का y है। ठीक है, तो अगर c का मान प्लस का है तो ग्राफ ऊपर से, अगर c का मान माइनस का है तो ग्राफ नीचे से। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या। तो अगर मैं इसकी तुलना करता हूं, समझना, अगर मैं इस समीकरण की तुलना करता हूं तो मैं लिखने की कोशिश कुछ ऐसा करूंगा कि y अक्ष पर निरोधी विभव V0 हो, x अक्ष पर आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू हो। जल ठीक, तो फिर मेरे साथ में क्या होना चाहिए, एक ग्राफ ऐसा आना चाहिए जिसका c का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो फिर वो नीचे से गुजरेगा। ठीक, तो फिर ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, यू सरल रेखा लेकिन ऐसा। ठीक है, और इस ग्राफ की अपनी खुद की एक ढलान होगी, ढलान tan थीटा, स्मॉल m बराबर tan थीटा।
और वो स्मॉल m जो ग्राफ की ढलान होती है, मतलब tan थीटा होती है, वो किसके बराबर होना चाहिए? h/e के बराबर होना चाहिए। तो जब भी आप इस ग्राफ की ढलान निकालोगे वो सदैव h/e के बराबर आएगी। ये c का मान क्या है? इस केस में ये c का मान क्या है? तो हम बोलते हैं c का मान है h/0 डिवाइडेड बाई e। h/0 क्या है? h/0 कार्यफलन है डिवाइडेड बाय क्या? e। तो हम बोलेंगे कि ये वास्तविकता में अगर इसका परिमाण देखें तो ये φ0 डिवाइडेड बाय e है, कार्यफलन में e का भाग, और नीचे की ओर है तो ये माइनस का स्वतः ही है ना, लेकिन परिमाण में तो φ0 डिवाइडेड बाय e है। तो अगर एग्जाम में देखो अभी ये पता चला ग्राफ निरोधी विभव या फिर अंतक विभव और आवृत्ति के बीच में ऐसा ग्राफ क्यों जाता है? क्योंकि ये इक्वेशन बताती है कि ग्राफ ऐसा ही जाना चाहिए, है ना। ये इक्वेशन खुद बता रही है कि ग्राफ ऐसा ही जाएगा। फिर अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक क्वेश्चन आता है कि इस ग्राफ में जो कार्यफलन है वह x अक्ष पर ऐसा लिख देते हैं, वो ये o, इसे लिख दिया a, इसे लिख दिया b, इसे लिख दिया c, ऐसा। तो दिए गए ग्राफ में कार्यफलन का पद प्रदर्शित होता है निम्न भाग से। समझना, दिए गए ग्राफ में कार्यफलन का पद प्रदर्शित होता है निम्न भाग से। पहला OA भाग से, दूसरा OC भाग से, तीसरा AB भाग से, चौथा OB भाग से। आंसर क्या होना चाहिए? कार्यफलन का पद तो इससे था। अगर ये भाग पता है तो कार्यफलन निकाला जा सकता है। कैसे? मैं लिखूंगा OB बराबर क्या भाई? φ0/e। तो फिर कार्यफलन बराबर क्या हो जाएगा? e को किससे गुणा कर दूँ? OB से, सिंपली, और OB परिमाण में लिखेंगे हमें φ0 भी तो परिमाण में चाहिए, ठीक है। तो OB का संख्यात्मक मान होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसको किससे गुणा करूँ? e से गुणा करूँ, ऑटोमेटिकली किसका मान निकलेगा? किसका? कार्यफलन का निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कार्यफलन निकालना है तो आप क्या करें? OB को निकाल लें और OB को फिर किससे गुणा कर दें? e से गुणा कर दीजिए, कार्यफलन निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। ये चीज़ बताने के लिए मिलिकन जो है उन्होंने भी सहायता की। हालांकि इसमें कहीं ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन मिलिकन ने भी जब बहुत सारी चीज़ों को सोचा तो मिलिकन ने बोला ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये समझ में आया होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिए, वो वाला जो ग्राफ जो हमने प्रैक्टिकल में बनाया था वो यहाँ से आता है। ये आइंस्टीन ने उस ग्राफ को समझाया कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आया, ठीक है। तो आइंस्टीन और मिलिकन दोनों की मिली भगत इस चीज़ को समझाने में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया होगा, डन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया? चलो एक आध सवाल करेंगे। चलिए, तो इस चीज़ को एक बार के लिए उतार लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। मतलब वो ग्राफ बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार के लिए इस चीज़ को उतारें, फिर वो एक आध पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से आज अभी तक का वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हो गया होगा, है ना। हाँ, इस ग्राफ में अगर कोई पूछे कि ग्राफ की ढलान क्या होगी, ग्राफ की ढलान m बराबर क्या होता है? tan थीटा, यही ढलान होती है, ठीक है। और वो किसके बराबर? h/e, क्योंकि m की तुलना अगर आप करते हो तो यहाँ से मिलता है, आपको मिलता है नहीं मिलता? चलिए, तो ये बात ध्यान रखना, h/e होता है, ठीक। ओके, तो ये डन है। अब देखिए, और इसके बाद में फिर अपन आगे कुछ डिस्कस ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अब सबसे पहला पॉइंट नोट लगा करके लिख लीजिएगा। सारी प्रकाश विद्युत धारा के लिए लिखेंगे अपन। ये सारा का सारा काम किसके लिए करेंगे? प्रकाश विद्युत धारा के लिए ही करेंगे बच्चों। सबसे पहला नोट लगा करके पहला लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत धारा एवं आवृत्ति के मध्य ग्राफ। प्रकाश विद्युत धारा व आवृत्ति, आपतित फोटोन की आवृत्ति के मध्य ग्राफ, ठीक है। तो पहली बात ये निश्चित है
कि आवृत्ति का कोई लेना देना नहीं है किससे, प्रकाश विद्युत धारा से। कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन अप्लाइड? आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? किससे ज़्यादा होनी चाहिए? दहली आवृत्ति से। अगर दहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो धारा बहेगी, दहली आवृत्ति से कम है तो धारा नहीं बहेगी। बात समझ में आई है? ठीक है। लेकिन फिर धारा नियत रहती है, चाहे आवृत्ति को कितना ही बढ़ाओ, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन धारा बहेगी या नहीं बहेगी ये दहली आवृत्ति पे निर्भर करता है, इतना तो पता है हमें। चलिए, तो हम बोलते हैं कि धारा जो है वो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती है। आंसर तो आपका यही होना चाहिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के संभव होने के लिए आपतित फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर इस तरफ आवृत्ति है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट भी तो होगा, होगा नहीं होगा? चलिए, और यहाँ पर धारा है, तो हमने बोला कि इससे पहले दहली आवृत्ति से पहले धारा का मान 0 ही रहना चाहिए, क्योंकि धारा बहेगी नहीं, प्रकाश विद्युत धारा बहेगी नहीं। ठीक। लेकिन जैसे ही आपतित फोटोन की आवृत्ति जो है वो दहली आवृत्ति से थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, तो फिर प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। और फिर वो धारा कैसी बहेगी? नियत मान की, पैरेलल। लेकिन दहली आवृत्ति से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, दहली आवृत्ति के बाद में उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, प्रकाश विद्युत धारा व तीव्रता, ये तो आप सभी को पता है। प्रकाश विद्युत धारा का लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है? आपतित फोटोन की तीव्रता से है, आपतित प्रकाश की तीव्रता से है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? समानुपाती। ये इस तरफ मैं धारा लिख रहा हूँ बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा लिख लीजिएगा, और इस तरफ तीव्रता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती। क्या है? समानुपाती। एक को बढ़ाओगे दूसरी बढ़ेगी। डन। फिर तीसरा है प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा व निरोधी विभव। कौन सा विभव? निरोधी विभव। या फिर कौन सा विभव? अंतक विभव। बताओ भाई, क्या अंतक विभव और प्रकाश विद्युत धारा में कोई संबंध है? नहीं पड़ा। अंतक विभव का लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे था? आवृत्ति से था। आवृत्ति को बढ़ाते हैं अंतक विभव बढ़ता है ना, अपन ने ग्राफ बना रखा है। लेकिन अंतक विभव का कोई रिलेशनशिप हमने किससे नहीं देखा? प्रकाश विद्युत धारा से नहीं देखा। इन दोनों के मध्य कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आपतित प्रकाश की अगर मैं तीव्रता भी लिख देता हूँ, आपतित प्रकाश की तीव्रता भी लिख लो, आपतित प्रकाश की तीव्रता लिख लो, वह निरोधी विभव, इसको ऐसे ही बनाओ, क्योंकि ये तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता और निरोधी विभव के बीच में पूछा जाता है। तो आने वाली चीज आपतित प्रकाश की तीव्रता, और उससे प्राप्त क्या होना चाहिए? निरोधी विभव, जो कि निर्भर ही नहीं करता किस पर? तीव्रता पर। तो जब निर्भर ही नहीं करता तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसा। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और निरोधी विभव एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, इसलिए ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, तीव्रता चाहे कुछ भी हो, निरोधी विभव हमेशा फिक्स रहेगा। निरोधी विभव किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, तो समझ लीजिए बच्चों, तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा बहेगी, धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। पहला हो गया। अब चलो, अब सवाल कैसे आता है? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं बच्चों, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर कौन बढ़ता है? निरोधी विभव बढ़ जाता है, या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, एक चीज़ मैं आपको उतार के दे रहा हूँ, वो सदैव ध्यान में रखिएगा। ये उतारो, उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसे सदैव ध्यान में रखो। तालिया। चलिए, अब देखोगा, और एंड पार्ट है इस वीडियो का, 5 मिनट और। थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ भी देखता हूँ। देखो, सबसे पहला
क्या याद करना है? नोट लगा करके लिख लो। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी? बढ़ेगी। एरो का निशान पता चल गया ऊपर की ओर, ठीक है। दूसरा, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे मतलब परिवर्तित कर रहे हैं, कुल मिलाकर के एरो का निशान से परिवर्तन के लिए घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या गतिज ऊर्जा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीव्रता का इनसे कोई लेना देना ही नहीं था, अपरिवर्तित। ये नियम में है और मैं नियम को छोटे रूप में उतार रहा हूं। अगर गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रही तो इसका मतलब निरोधी विभव भी क्या हुआ बच्चों? अपरिवर्तित। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये बहुत, अगर ये याद हो गया तो आपके ग्राफ भी बन जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी हमेशा दिमाग में रहेगा। फिर तीसरा क्या भाई? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा? समझना इस चीज को, हम बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा ई तो थी, है ना, उस फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा, क्योंकि कार्यफलन पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा बढ़ी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर निरोधी विभव भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब निरोधी विभव V0 भी बढ़ जाएगा। डन, एकदम। चलिए, हो गया। चलिए अब इस चीज को उल्टा करो। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा ही है लेकिन घटाई जाए, दहली आवृत्ति से ज्यादा लेकिन उसको कम किया जा रहा है, तो आवृत्ति घटाएंगे तो फोटोन की आवृत्ति घटेगी। फोटोन की आवृत्ति घटेगी तो फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटेगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटेगी तो निरोधी विभव भी घटेगा, ठीक है। और हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा घटेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी घटेगा। ये तो सिंपल सा था, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे ही करोगे, ठीक है। तो आवृत्ति को बढ़ाएंगे ये दोनों भी बढ़ जाएंगे, आवृत्ति को घटाएंगे ये दोनों भी घट जाएंगे। डन हो गया। चलो अब इस चीज को आवृत्ति से नहीं दे करके कई बार तरंग दैर्घ्य से देता है। यदि आपतित फोटोन की, समझिएगा, यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य को बढ़ाया जाए, अब समझो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति तो एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है, उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। ऐसा ही तो है, c/λ लिखते हैं ना। अरे आवृत्ति बराबर c/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/आवृत्ति। इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक को बढ़ाओ दूसरा घट जाएगा। चलिए, तो अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बढ़ाई तो फिर आवृत्ति घट गई, आवृत्ति घटी तो फिर फोटोन की ऊर्जा भी घटी, फोटोन की ऊर्जा घटी तो फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटी तो फिर निरोधी विभव भी घटा। बात समझ में आई क्या? तो तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है या आवृत्ति दी हुई है, ये थोड़ा ध्यान ही रखना भाई। और अंतिम, अगर तरंग दैर्घ्य को क्या किया जाए? घटाया जाए। आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य को घटाओ तो फिर उस फोटोन की आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। सवाल सुन लीजिए। सवाल क्या है बच्चों? आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे को देखने को मिलेगा। सवाल बच्चों कुछ ऐसा है कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, समझिए, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यदि किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की
अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर निरोधी विभव का मान क्या होगा? तो फिर निरोधी विभव का मान क्या होगा? वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर उस धातु सतह हेतु निरोधी विभव का मान क्या होगा? ठीक है, धातु सतह के लिए नहीं, उस आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान क्या होगा, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता चल गया होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जिस तरीके का आपका सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, मेरे को खुशी होती है कि हाँ, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक आध डिसलाइक के बटन आते हैं, लेकिन कम से कम मेरे को पता तो चले कि क्या उन्हें नहीं समझ में आया। ठीक है, कम से कम अगर आप वो बताएंगे तो उस चीज़ को अपन रेक्टिफाई करेंगे बच्चों, है ना। चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।